गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि इसे सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है, एडिशन होता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। सब्स्टिट्यूशन में भी तीन तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। अब जो न्यूक्लियोफिलिक था उसमें मैंने बताया था कि SN1 होता है, SN2 होता है, SNI होता है, SNNGP होता है, SNAE होता है, SNEA होता है। तो इतने तरह के हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें से पहला हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर टर्म से आपको डर नहीं लगना चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि मैं ये सब चीज को बता चुका हूं पहले ही। ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन। सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ ज्यादा खास टफ नहीं है। एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आरडीएस स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता हो, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे बात समझ में आता, क्लियर है। ठीक। तो यहां पे क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसका, the nucleophilic substitution reaction in which only one molecule is participating, only one molecule is participating in rate determining step is called SN1 रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। यहां तक मतलब आरडीएस स्टेप में केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहां से रिप्लेस कर दिया। अरे बात समझ में। जो आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है उसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं, और जो इनकमिंग है वो न्यूक्लियोफाइल है, सिंपल सा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। CH3 Cl, और यहां पे मैं ले रहा हूं क्या, वाटर। ठीक है। तो यहां पे बनता है प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से यहाँ पे। और ये सब हमें अल्कोहल चैप्टर में, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में, इथर में सब पढ़ना है। ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। H3O प्लस, अगर हम यहाँ पे लेते हैं CH3OH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3O, CH3 प्लस, Cl माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां बनता है आपका ये सब कंपाउंड बनता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो है बेसिकली क्या है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है। क्या है ये, अल्काइल हैलाइड। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनना आपका, अल्कोहल, ये क्या है आपका ईथर, यहाँ पे क्या है एस्टर। देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, ईथर बना रहे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं, एस्टर बना रहे हैं। और यहाँ पे जो वाटर है ना,
या मिथेनॉल है या आपका क्या एसिड है, इसका दो रोल होता है। एक तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और साथ में ये आपका न्यूक्लियोफाइल भी है। उस तरह यहाँ भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और साथ में क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका दो दो रोल होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट साथ में ये न्यूक्लियोफाइल भी है। कोई दिक्कत यहाँ तक अरे बात समझ में, इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे ये जो तीनों रिएक्शन है उसका क्या होगा मैकेनिज्म, ठीक है ना। बताया था ना मैकेनिज्म क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग मैकेनिज्म। मतलब वहां पे बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी चेंज क्या हुआ, ये सब का हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, किसमें, मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले वाले का लिख रहा हूँ मैकेनिज्म। पहले वाला रिएक्शन क्या था यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन था आपका क्या, CH3 CH3 Cl प्लस H2O, और यहाँ पे क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था, यही ना बन रहा था, चेक कीजिए, Cl माइनस प्लस H3O प्लस, यही ना बन रहा था। अब हम लोग यहाँ पे इसे क्या देखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग सबसे पहले करते हैं, स्टेप 1 में क्या होता है, क्लीवेज ऑफ, यहाँ पे Cl है तो ये बेसिकली क्या होगा, Br भी आएगा, I भी आएगा, अरे बस बाद में हम यहाँ पे सीधे क्या लेते हैं, CX लेते हैं। तो क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या हुआ, हेटेरोलिसिस प्रोसेस हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, हेटेरोलिसिस प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ यहाँ पे, कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे क्या बना, ये क्या हो गया प्रोसेस, हेटेरोलिसिस। तो हेटेरोलिसिस का मतलब समझते हैं ना कि बॉन्ड ब्रेक करता है, लेकिन वहां पे जो बॉन्ड ब्रेक करता है तो वहां पे क्या बनता है, कैटायन एंड एनायन बनता है, अरे बस समझ में। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, देखिए ध्यान से वहां पे CH3 CH3Cl, ठीक है, ये वाटर के प्रेजेंस में, जो कि यहाँ पे क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या बनता है, CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस, अरे बात समझ में, तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टेप 2 में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन and formation of what, and formation of new bond, ठीक है ना। मतलब कौन सा बॉन्ड, तो CO बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड मतलब CO बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे समझते हैं चीज को, CH3 यहाँ पे क्या ले लिया हम लोग, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है आपका, ए वाटर, वो के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे डोनेट किया, और यहाँ पे क्या बन गया, CH3 O पे पॉजिटिव H और H। याद होगा आप लोगों को बताए थे हम एक बार, याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं,
बट यहाँ पे एक बार देख लीजिए, बताए थे कि अगर इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज हो और न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज हो तो यहाँ पे क्या बनता है, ई एन यू बनता है, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ना ई के पास ना एन यू के पास कोई चार्ज आएगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के पास में पॉजिटिव चार्ज हो और न्यूक्लियोफाइल पास में क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बनता है, ई एन यू, और एन यू पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये अपना ये जो है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है इसको, ये किसी और का लिया हुआ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एनयू के पास में जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो खुद का है, तो खुद का जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो खुद पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अरे बात समझ में, देखिए ध्यान से, यही ना इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ई और सी और ओ के बीच में बॉन्ड बन गया, अब पॉजिटिव कहाँ चला गया, ओ के ऊपर चला गया, चेक कीजिए। अरे बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हुआ आपका, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड, सीओ बॉन्ड हो गया यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, अब यहां से जो वाटर है ना, वो वाटर क्या करता है, यहां से H+ को बाहर निकालता है। देखिए ध्यान से, इस H+ को यहां से बाहर निकालता है। आ रही बात समझ में, ताकि ये क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। और देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को कि O के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो O के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होने लगेगा। तो ये क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये क्या करता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब खींचता है, जैसे खींचा O हो गया न्यूट्रल और पॉजिटिव कहाँ चला गया, H के ऊपर। जैसे H के ऊपर पॉजिटिव आया तो वाटर यहाँ बैठा हुआ है, उसको लेने के लिए, H+ को लेने के लिए बैठा हुआ है। वाटर ने क्या किया, H+ को ले लिया। तो यहाँ पे वाटर कैसा काम कर रहा है, जब बेस काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, जब बेस काम कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 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 OH प्लस यहाँ पे क्या बन गया, H3O+। वही हाल H+ एंड H+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल एंड वाटर मतलब न्यूक्लियोफाइल, वही चीज है, यहाँ भी है। अब बेस है तो बात तो वही ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब H+ से ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H3O O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए ध्यान से, वहां बन गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, कि कौन सा स्टेप यहाँ पे फास्ट है, कौन सा स्टेप यहाँ पे स्लो है। मतलब कहाँ से रेट को पता कर पाएंगे, किस स्टेप से हम लोग रिएक्शन का रेट पता कर पाएंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे, दिस स्टेप, ये जो स्टेप है ये क्या होता है आपका, स्लो स्टेप होता है। क्या होता है ये, स्लो स्टेप, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, RDS। ये जो स्टेप होता है वो क्या होता है, फास्ट। ये सब क्या होता है आपका, फास्ट स्टेप होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसको हम लोग RDS क्यों बोले, वाई दिस स्टेप इज RDS स्टेप। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, पहले यहाँ पे ये क्या था आपका, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सबका सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट था। बट यहाँ पे चेक कीजिए कि ये जो बना स्पेसीज, ये क्या बना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज बना हुआ है। चेक कीजिए, ये क्या है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब क्या होगा कि यार ये जल्दी से बनना चाहेगा, बिल्कुल नहीं बनना चाहेगा जल्दी से। कोई भी चीज क्या होगा कि स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ बहुत ही स्लो जाता है, बहुत फास्ट नहीं जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये जो स्टेप हुआ क्या होगा आपका, स्लो स्टेप होगा। यही क्या होगा आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये स्टेप फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। और जब भी नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी कम होती है। यहाँ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी हमको देनी पड़ रही है। आ रही बात समझ में, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, यहाँ पे एनर्जी देना पड़ा। यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे जो वाटर है ना, यहाँ पे जो वाटर है, ये वाटर क्या करता है कि इस केटायन को और इस एनायन को दोनों क्या करता है, सॉल्वेट करता है। बताए थे ना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट बोथ केटायन एंड एनायन। जब सॉल्वेट करता है तो वहां से कौन सा एनर्जी रिलीज करता है, सॉल्वेशन एनर्जी। यहाँ पे वाटर है तो क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज किया, ये एनर्जी को ये कंपाउंड यूज कर लेता है CCl बॉन्ड को ब्रेक करने में, CCl बॉन्ड को ब्रेक करने में उसको इस्तेमाल कर लेता है।
दिस सॉल्वेशन एनर्जी इज यूज टू ब्रेक द CCl बॉन्ड। और ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ चला गया। मतलब यहाँ पे सवाल ये आती है ना कि सर यहाँ पे एनर्जी को कहाँ से मिलेगा, एनर्जी को कहाँ से मिला, इसके सॉल्वेशन से इसको क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। तो सर यहाँ पे एक बात ये भी आ रही सर कि स्टार्टिंग में इसको एनर्जी कहाँ से मिल गया होगा, जो ये पहला इसका मॉलिक्यूल टूटा होगा वो कैसे टूटा होगा, जो टूटने के बाद ना सर कि यहाँ से सॉल्वेशन हुआ तो एनर्जी इसको मिला, लेकिन जब स्टार्टिंग हुआ होगा तो फिर इसको एनर्जी कैसे मिला होगा। तो देखिए ध्यान से, जब स्टार्टिंग होता है ना तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इस चीज को, देखिए ध्यान से यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि सर स्टार्टिंग में इसको एनर्जी कहाँ से मिला, बात ये आ रही है। इसको हम मान लेते हैं आर, मान ले इसको हम लोग मान लिया क्या आर, और यहाँ पे क्या हो गया Cl। तो Cl मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के स्फीयर में दोनों चार्ज होता है ना, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज होता है। तो स्टार्टिंग में क्या करता है कि इसके तरफ कौन आता है, पॉजिटिव पार्ट वाला आता है। स्टार्टिंग में इसके तरफ कौन आता है, पॉजिटिव पार्ट वाला आता है, और स्टार्टिंग में इसके तरफ कौन आता है, निगेटिव पार्ट आता है। कौन आता है, निगेटिव पार्ट स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है कि इस R प्लस को निगेटिव चार्ज इसकी तरफ खींच रहा है, और इस Cl माइनस को पॉजिटिव इस तरफ खींच रहा है। अब बीच से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, R पॉजिटिव और यहाँ पे क्या बन गया, Cl निगेटिव। जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होता है कि पहले जो यहाँ पे R के लेफ्ट हैंड साइड में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था, अब वो क्या हो जाएगा, चारों तरफ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इधर भी आ जाएगा। अब अरे बात समझ में, इधर भी आ गया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। Cl के जो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड में था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अब कहां पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी पहुंच चुका है। अरे बात समझ में। अब यहां से जो सॉल्वेशन हुआ, तो सॉल्वेशन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी को जो यहाँ पे और मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं ना, उस एनर्जी को यहाँ पे ये यूज कर लेगा। ठीक है ना। अब सवाल समझ में आएगा आपको कि जो स्टार्टिंग में ये जो RCl बॉन्ड कैसे ब्रेक किया होगा। तो RCl बॉन्ड ब्रेक वाटर ने करवाया स्टार्टिंग का। जो जैसे ही पहला यहाँ पे RCl बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज हुआ, और इस एनर्जी को इसने बाकी मॉलिक्यूल को तोड़ने में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जो पहला मॉलिक्यूल था ना, पहला मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल, उसको कौन तोड़ा, वाटर तोड़ा। क्योंकि वाटर के पास में क्या होता है, निगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो पॉजिटिव पार्ट को निगेटिव पार्ट ने इस तरफ खींचा, और निगेटिव पार्ट को वाटर के पॉजिटिव पार्ट ने इस तरफ खींचा। जैसे खींचा तो बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया बीच से। तो ये समझिए कि पहला मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच गया है। यहाँ से क्या निकला, सॉल्वेशन एनर्जी निकला। अब जो सॉल्वेशन एनर्जी है ना, वो सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल उसको इस्तेमाल करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से सॉल्वेशन एनर्जी निकलेगा, फिर आगे इस तरह से फिर फर्दर आगे ब्रेक होता रहेगा बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है बातें। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे एनर्जी देना पड़ रहा है हमको, तो दिक्कत यहाँ तक। बट यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है चेक कीजिए, यहाँ पे क्या था, CCl बॉन्ड था, और यहाँ पे क्या है, COH बॉन्ड है। देखिए ध्यान से, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, CCl या CO। जाहिर सी बात है CCl बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू CO बॉन्ड। क्यों, Cl का साइज बड़ा है, O का साइज छोटा है। जितना एटम का साइज छोटा होता है, बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ऐसा पढ़े ना, HF बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, HI बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड। पता होगा ना आपको कि नहीं पता, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। HF बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बट HI बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड। क्योंकि I का साइज बड़ा हो गया, F का साइज छोटा है। यहां भी Cl का साइज, C तो कॉमन हो गया दोनों में, चेक कीजिए। Cl का साइज बड़ा, O का साइज छोटा मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। और जब भी कोई वीकर बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज करेगा या देना पड़ेगा,
सोच के बताइए। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है तो मतलब वहां पे एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, क्या होगा, एक्सोथर्मिक। आ रही बात समझ में? ये जो रिएक्शन होगा क्या होगा आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, नॉट एंडोथर्मिक। क्यों, वाई एक्सोथर्मिक, बिकॉज CO bond is formed which is more stronger bond as compared to the CCl bond। तो दिक्कत है यहां तक। सो दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब कोई रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो वो लो टेम्परेचर पे होगा कि हाई टेम्परेचर पे होगा, सोच के बताइए। इफ एनी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन then this reaction will takes place at the low temperature or at the high temperature। बताइए, सोचिए, at the low temperature। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट तो निकल रहा होगा, एनर्जी बाहर निकल रहा होगा। अगर वो एनर्जी बाहर निकल रहा है और हमने वहां पे और एनर्जी दे दिया तो ये बॉन्ड भी ब्रेक करके वापस चला जाएगा रिएक्शन फिर। अरे बात समझ में? तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले से एनर्जी बाहर निकल रही है, इसलिए हमें हाई टेम्परेचर नहीं देना होगा, अदरवाइज रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस एट द लो टेम्परेचर बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस लाइन में जो बोला उसको लिख लीजिएगा, तो वीडियो को रिवाइंड करके उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्या लिखिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस एट द लो टेम्परेचर नॉट एट द हाई टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम ये समझ में आ गया कि RDS स्टेप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल चीज बन रहा है, पहले स्टेबल था अब अनस्टेबल बन रहा है, तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा समय लगाएगा। बट यहाँ पे फास्ट क्यों है, यहाँ पे अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है, यहाँ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ध्यान से, वाटर इसके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये सब स्टेप क्या होगा, फास्ट, ये स्टेप क्या होगा, स्लो। अब हम इसका क्या लिखना चाहते हैं, रेट लिखना चाहते हैं, रेट। देखिए ध्यान से यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट मतलब स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट साइड में जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा वही तो लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड है, RX ले ले शॉर्ट में, R जनरल कर दिया RX, ठीक है ना, एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब सोचिए समुद्र में अगर हम लोग एक बाल्टी पानी डाल दें या एक बाल्टी पानी निकाल लें तो क्या उसके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला है, उसके क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं ना। तो उसी तरह यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वाटर जो होता है वो क्या होता है, इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट में होता है, इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है कि इसके कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं आप इसको, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वाटर है क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। आगे बात समझ में? तो अब यहां पे और ये कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट इंटू RX का कंसंट्रेशन। अब बताइए यहां पे ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर 1 हो गया। मॉलिक्यूलरिटी बताइए कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि RDS स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। चेक कीजिए, तो दिक्कत है यहां तक, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। अरे बात समझ में? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो हो गया यहाँ पे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी।
तो समझ में आया कि यहीं से कि ये SN1 रिएक्शन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मोलकुलरिटी यहाँ पे कितना है, इसका 1 है। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्या कि सर यहाँ पे इसके रेट को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब हम लोग कैसे इसके रेट को इंक्रीज करें कि जल्दी से जल्दी हमें प्रोडक्ट मिल जाए। रेट इंक्रीज या रेट डिक्रीज करने का मतलब सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये समझना है कि हमें प्रोडक्ट का जो बनने का जो टाइमिंग है ना वो कम से कम हो मेरा। ठीक है ना, रेट बढ़ गया मतलब प्रोडक्ट के बनने का टाइमिंग कम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अरे बस समझ में। तो हम लोग रेट को कैसे बढ़ाएंगे, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को हम कैसे बढ़ाएंगे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो बन रहा है आखिर में यही तो स्टेप है जो रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, स्पीड को डिसाइड कर रहा है। यही स्टेप मतलब यहीं से हम लोग पता कर पाएंगे कि हाँ हमें कितना समय में प्रोडक्ट मिलने वाला है। अगर हम लोग इस स्टेप को फास्ट कर दें, सपोज कीजिए अगर ये स्टेप 15 मिनट में हो रहा है तो ये सब जो होता है नैनो सेकंड में हो जाता है स्टेप, प्लग झपकते ही सब स्टेप कंप्लीट। अरे बात समझ में? तो जो भी समय लगाता है यही लगाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर इस स्टेप को हम लोग फास्ट कर दें तो हमें प्रोडक्ट जल्दी से मिल जाएगा। तो इस स्टेप को फास्ट कैसे कर सकते हैं? यहाँ बन क्या रहा है, कार्बोकेटायन। ये जो दिक्कत कर रहा है ना कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बन जाए, ये कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बन जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। अरे बात समझ में क्लियर है? क्योंकि ये कार्बोकेटायन जितना अनस्टेबल बनेगा जल्दी से बनना ही नहीं चाहेगा। जब ये जल्दी से बनना ही नहीं चाहेगा तो मतलब ये स्टेप होगा ही नहीं। जब ये स्टेप नहीं हुआ तो फिर सेकेंड स्टेप कहां से होगा, थर्ड स्टेप कहां से होगा? क्लियर है यहां तक? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। मतलब रीअरेंजमेंट के बाद वाला कार्बोकेटायन नहीं, जो फर्स्ट कार्बोकेटायन है ना वो, जैसे यहां से Cl बाहर निकला, फर्स्ट बना कार्बोकेटायन, इसके स्टेबिलिटी को हम चेक करेंगे, ना कि आफ्टर रीअरेंजमेंट जो बनेगा कार्बोकेटायन उसके स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। वो नहीं चेक करना है, बिल्कुल भी नहीं चेक करना है। फर्स्ट जो बना है ना कार्बोकेटायन उसको चेक करना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग, नोट कीजिए इसको फटाफट। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकेटायन। ठीक है ना यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, या इससे पहले टर्म पढ़ लेते हैं हम लोग क्या, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन क्या होता है सुनिए ध्यान से। यहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सॉल्वेंट जो होता है ना वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। मतलब हम लोग अलग से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं लिए, सॉल्वेंट जो लिए है ना वही एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। अगर आपसे पूछे कि बताइए क्या SN1 रिएक्शन सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है, तो हाँ बिल्कुल है। क्यों? अरे SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है वही तो खुद जाके न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। देखा था ना सेकेंड स्टेप में, पहला स्टेप में क्या था, एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा था, और सेकेंड स्टेप में क्या काम कर रहा था, वो एज न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था। सारी बात समझ में? तो कोई पूछे आपसे कि बताइए SN1 रिएक्शन ये सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, यस, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर है। सारी बात समझ में क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे सॉल्वोलिसिस रिएक्शन के बारे में, द रिएक्शन in which solvent itself act as a nucleophile, is called सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। ठीक है ना?
अब देखिए ध्यान से, सॉल्वोलिसिस तो एक जनरल टर्म है, सारे सॉल्वेंट के लिए आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा उस समय के लिए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसका मतलब अभी जो हम लोग पढ़े थे, क्या कौन सा रिएक्शन था, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जिसका हम लोग किए थे जस्ट मैकेनिज्म, वो कौन सा रिएक्शन था, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन था, क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट क्या था, वाटर था। सेकेंड, इफ सॉल्वेंट इज अल्कोहल, हम क्या बोलेंगे इसको, अल्कोहलिसिस रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अल्कोहलिसिस रिएक्शन। इफ सॉल्वेंट इज एसिटिक एसिड, क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटोलिसिस, एसिटोलिसिस रिएक्शन। सारी बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। ये था आपका क्या, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि SN1 रिएक्शन इज ए सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन इज अ सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या है यहाँ पे, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, सारी बात समझ में यहाँ तक। आगे बढ़े हम लोग, एक चीज और हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्या, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से, यहाँ पे वाटर के साथ में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल और एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। वाटर के साथ में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल या एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए कि जो अल्काइल हैलाइड है ना वो डिजोल्व हो जाए। तो जब तक डिजोल्व नहीं होगा, जब तक डिजोल्व नहीं होगा आपका सबस्ट्रेट रिएक्टेंट, तब तक वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो वाटर में जो होता है अल्काइल हैलाइड डिजोल्व नहीं हो पाता है, वाटर में अल्काइल हैलाइड डिजोल्व नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल या एसीटोन लेते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, अल्काइल हैलाइड डिजोल्व हो जाए। अरे बात समझ में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, a small amount of alcohol or acetone is taken along with water. क्यों? तो to dissolve an अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड को डिजोल्व होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल या एसीटोन को लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं कभी वो कैसे लिख के देगा, यहाँ पे लिख के देगा RX, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देगा H2O, और साथ में लिख देगा यहाँ पे एसीटोन। तो एसीटोन का बस इतना ही काम है कि इसे ये क्या करता है, इस RX को डिजोल्व कर देता है, और यहां पे कोई दूसरा काम इसका नहीं है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और यहां पे क्या बनेगा आपका, ROH प्लस X माइनस प्लस H3O प्लस, बस इतना ही काम है इसका, नोट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। दो टर्म पढ़ लिए, सॉल्वोलिसिस, और हम लोग वाटर के साथ में क्या लेते हैं, एसीटोन या अल्कोहल लेते हैं, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट में, बस क्या करने के लिए, RX को डिजोल्व करने के लिए, और कोई दूसरा काम नहीं वहां पे उसका, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट यहाँ देखे थे कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन हम लोग, वो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट,
सॉल्व कीजिए इसको। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए ध्यान से, जब भी आपसे पूछे कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ये क्वेश्चन क्या है आपका, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन आपको बताना है। रेट ऑफ SN1 ऑर्डर, ये बताना है आपको, रेट ऑफ SN1 ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि बताइए रेट ऑफ SN1 क्या होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं, नथिंग, सिंपल तरीका है। Cl हो, Br हो, I हो को बाहर निकालिए। Cl माइनस के फॉर्म में, Br माइनस के फॉर्म में, I माइनस के फॉर्म में बाहर निकाल देना है। और क्या बना लेना है हमें, वहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेना है। किसे कर लेना है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेना है। इसको बाहर निकाले, बना लिए कार्बोकेटायन। यहां से बाहर निकाले, बना लिए कार्बोकेटायन। यहां से बाहर निकाले, क्या बना लिए, कार्बोकेटायन। यहां से बाहर निकाले, यहाँ पे क्या बना लिए, कार्बोकेटायन। अब हम यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन चेक कर लेंगे। तो आप लोग को बताए थे कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, मोर स्टेबल होता है, 9 अल्फा एच है, बताया हुआ सब चीज है। 6 अल्फा एच है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। 3 अल्फा एच है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यही ना है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये क्या आपका हो गया यहाँ पे, मिथाइल कार्बोकेटायन। और यहाँ पे 0 अल्फा एच। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी, पता है ना आप लोगों को। तो क्या पढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा एच। कहां पढ़ते हैं हम लोग, हाइपर कंजुगेशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 9, वहां पे 6, वहां पे 3, वहां पे 0, इसका मतलब ये क्या होगा, ज्यादा इसका रेट होगा, फिर इसका और फिर लास्ट वाले का। और ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो 1 डिग्री है और ये जो मिथाइल है, ये डू नॉट शो ही नहीं करता, डू नॉट शो SN1 रिएक्शन, शो ही नहीं करता है, सिंपल, हटा दीजिए इसको, शो ही नहीं करता है। SN1 रिएक्शन बिल्कुल शो नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहां पे जो बना है कार्बोकेटायन, वो क्या बना है, हाईली अनस्टेबल बना है कार्बोकेटायन, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, ये कार्बोकेटायन रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। यहां तक अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, Cl को बाहर निकाले, पॉजिटिव बनाए, Cl को बाहर निकाले, पॉजिटिव बनाए, Cl को बाहर निकाले, पॉजिटिव बनाए। ध्यान से यहाँ पे, ये तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है और ये CPM कार्बोकेटायन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा रेजोनेंस, और ये हाईली स्टेबल होता है, इस बेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 ग्रेटर देन। अब यहाँ पे ये जो बना है कार्बोकेटायन, इसमें कितना बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो कार्बोकेटायन उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 के बाद क्या आ जाएगा, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3। ध्यान रखना है चीज का, ठीक है ना। ये CPM कार्बोकेटायन, ये एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होता है किससे, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से। जबकि यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्या है, सिग्मा रेजोनेंस है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन ये फिर भी क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, सिंपल, यहाँ से Cl को बाहर निकाल लें, बनाए पॉजिटिव चार्ज, बाहर निकाल ले, बनाए पॉजिटिव चार्ज, Cl को बाहर निकाले, बनाए पॉजिटिव चार्ज, Cl को बाहर निकाले, बनाए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे कितना बना था, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बना के देख लीजिएगा, यहाँ पे 5 बनेगा और यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। ये जो है ना इतना पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रोपाइलियम। तो बताया हुआ चीज है, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। इसमें बनता है 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने बनते हैं इसमें, 7। जो कर देखिएगा इसमें 7 बनेंगे, ठीक है ना। अधिक ध्यान से, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या है, एरोमेटिक है। बट यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो बना है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये जल्दी से बनना ही नहीं चाहता है, हाईली
अनस्टेबल हो गया कार्बोकेटायन, तो मतलब इसका जो होगा रेट सबसे कम होगा, क्योंकि ये जो बना है कार्बोकेटायन वो क्या बना है, हाईली अनस्टेबल बना है कार्बोकेटायन। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 2 का सबसे लास्ट में और 1 का सबसे फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 1 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 2। वो दिक्कत यहाँ तक क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, Cl बाहर निकल, यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। Cl बाहर यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कोई नहीं बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका ज्यादा होगा। और ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ये जो बना है कार्बोकेटायन, ये क्या बना है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारा का सारा sp2 है। तो यहाँ पे sp2 क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, तो क्या करेगा, उसको उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा, और जब पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है कि हम लोग वहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करना चाहते हैं, ना कि बढ़ाना चाहते हैं। अरे बात समझ में यहाँ तक, इसलिए क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। और ध्यान रखना कि ये जो क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन विल नेवर शो SN1 रिएक्शन, ये भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल दे, क्लोरोबेंजीन, या सीधे हम लोग बोल दे क्या, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन कैन नेवर शो SN1 reaction due to formation of highly unstable कार्बोकेटायन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे यार Cl को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। Cl को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। ये तो रेजोनेंस कर जाएगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो कुछ है नहीं। और ध्यान रखना ये sp2 कार्बन है, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन, जल्दी बनना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना। इसलिए इसका रेट ज्यादा होगा, बट उसका क्या होगा, कम होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि दिस कंपाउंड, ठीक है ना, वहां पे क्लोरोबेंजीन था, यहाँ पे क्या है, विनाइलिक क्लोराइड, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, डू नॉट शो SN1 रिएक्शन। कौन कौन नहीं शो करता, उसको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है ना। अरे बस समझ में बताए थे, पहला में क्या था, 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड, दूसरा में मिथाइल हैलाइड, वो भी शो नहीं करता है, तीसरा में क्लोरोबेंजीन, चौथा में विनाइलिक क्लोराइड, ये भी शो नहीं करता है। अरे बात समझ में, पांचवा में ये वाला याद रखना है, कंपाउंड, ये भी शो नहीं करता है, क्योंकि ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन, जो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। आइए छठा देखते हैं हम लोग। Cl को बाहर निकाल लें, बना दिए पॉजिटिव चार्ज। Cl को बाहर निकाल दिए, बना दिए पॉजिटिव चार्ज। Cl को बाहर निकाल दिए, बना दिए पॉजिटिव चार्ज। Cl को बाहर निकाल दिए, बना दिए पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे तो रेजोनेंस है नहीं, बस सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करेंगे। काउंट कीजिए, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 और 5 2 7 अल्फा एच। यहाँ बताइए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, कितना हो गया, 3 अल्फा एच। यहाँ बताइए, यहाँ पे एक ही है, 1 अल्फा एच, ठीक है। यहाँ पे 2 और 2 4 अल्फा एच। तो बताइए यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 का रेट ज्यादा होगा, फिर 4 का, फिर 2 का, और फिर 3 का। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब यहां पे चेक करते हैं, तो यहां से Cl को बाहर निकाल लें,
बनाए पॉजिटिव चार्ज, Cl को बाहर निकाल दिए, बनाए पॉजिटिव चार्ज, Cl को बाहर निकाल दिए, बनाए पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे OH का क्या है, लोन पे प्लस M शो कर रहा है, यहाँ पे प्लस H शो कर रहा है, 3 अल्फा H, और ये माइनस M शो कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो, प्लस M से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है एज कम्पेयर टू द हाइपर कंजुगेशन। और ये माइनस M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ये ज्यादा देगा ये कम देगा, इसलिए फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे चेक कीजिए, Cl को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बना दिए, पॉजिटिव चार्ज। Cl को बाहर यहाँ पे क्या बना दिए, पॉजिटिव चार्ज। चेक कीजिए, रेजोनेंस तो दोनों में है, चेक कीजिए यहाँ से यहाँ तक, रेजोनेंस तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे 3 अल्फा H है और यहाँ पे 2 ही अल्फा H आएगा। चेक कीजिए, जब ये रेजोनेंस करके यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे 3 अल्फा H मिलेगा इसको। आफ्टर रेजोनेंस जब रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा ना, आता है ना करंट रेजोनेंस, यहाँ पॉजिटिव आएगा 3 अल्फा H। जब यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे 2 ही अल्फा H। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट वाला। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। कुछ और देख लीजिए, यहाँ पे तो बताया था अभी जस्ट कि CH3Cl जो होता है वो SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है, लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3O CH2Cl, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या किए, एक H यहाँ से हटाए तो यहाँ पे क्या जोड़ दिए, OCH3 जोड़ दिए। जब यहाँ से हम Cl को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3O CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन बन गया। अब बताए थे कि बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज्यादा स्टेबल है कि उसके सामने अभी तक कोई आया भी नहीं है। आ रही बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, सारे आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन। क्यों भाई, तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग के कारण ये क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाए, बताइए यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है, CPM वाला भी दे दिया है। पूछा कि बताइए यहाँ पे कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ पे मतलब किसका रेट सबसे फास्ट होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या करना है, Cl को बाहर निकालना है, पॉजिटिव बनाना है। Cl को बाहर निकाल के यहाँ पे क्या बनाना है, पॉजिटिव चार्ज। बाहर निकाल यहाँ पे क्या बना दिए, पॉजिटिव चार्ज। बाहर निकाल यहाँ पे क्या बना दिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, ये तो आपका क्या है, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। CPM हो, कुछ भी हो, एरोमेटिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल, मतलब इसका सेकेंड का सबसे ज्यादा होगा। ठीक, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये CPM कार्बोकेटायन है। तो इसमें सिंपल सा क्या है, सिग्मा रेजोनेंस में क्या है, सिग्मा रेजोनेंस, तो 2 का सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना क्या है कि ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में चेक करना है हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड के बाद क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा फर्स्ट, उसका कौन आएगा आपका फोर्थ, उसका क्या आ जाएगा आपका थर्ड तो सबसे लास्ट चला जाएगा, क्योंकि थर्ड ये जो है इससे भी कम स्टेबल है, और ये जो होता है CPM से भी कम स्टेबल होता है, तो थर्ड सबसे लास्ट में आ गया और सेकेंड वाला सबसे पहले आ गया। अब बच्चा हमको किसमें कंपेयर करना, ट्रोपाइलियम एंड सिग्मा रेजोनेंस। इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपेयर में, CPM कार्बोकेटायन कंपेयर में। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऊपर से लिख देता हूँ, ध्यान से यहाँ पे ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटायन। तो ध्यान रखना है क्या, बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, उसके बाद यहां पे ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन आता है। उसके बाद यहाँ पे डाई आता है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका क्या, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। क्या आता है, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका क्या, CPM1 वाला। ठीक है, अरे बात समझ में यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तब यहां पे आता है क्या, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ठीक है, तब यहां पे आ जाएगा क्या, एलाइलिक। फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अरे बात समझ में। फिर मिथाइल कार्बोकेटायन, उसके बाद विनाइल, तब फिनाइल वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कि बैक बॉन्ड में कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, फिर डाईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, फिर यहाँ पे ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन, फिर CPM कार्बोकेटायन। ठीक है ना, सिंगल वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। फिर क्या जाएगा बेंजाइलिक। अब कहिएगा सर ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 9 अल्फा H है, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए ना, इसका क्यों कम हो गया सर इससे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इसका आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो क्या है 9 अल्फा H है प्लस 3 3 6 3 9 अल्फा H है। साथ में यहाँ पे 3 प्लस I ग्रुप है, 3 प्लस I ग्रुप है। दोनों मिलके यहाँ पे इसको क्या करता है, इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है बेंजाइलिक के कंपेयर में। अरे बात समझ में, देखिए इसको। तो यहां पे ध्यान रखना कि जो 3 डिग्री कार्बोटायन है ना, ये कार्बोटायन बेंजालिक से भी क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा इससे कंपेयर में। फिर यहाँ पे एलाइलिक आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 2 डिग्री कार्बोटायन, मतलब ठीक है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा विनाइल कार्बोकेटायन, फिनाइल कार्बोकेटायन। ये तो हाईली अनस्टेबल होता है, ये सब इसे जल्दी बनता भी नहीं है, इसलिए सब ये यहाँ तक ध्यान रखना है। बताया भी था कि ये चारों कंपाउंड जो होता है ना, वो SN1 रिएक्शन शो नहीं करता, बताया था ना अभी जस्ट। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए इसमें बताइए भाई दोनों में किसका रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगा, तो जिसका कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा। किसका ज्यादा होता है कार्बन स्टेबल, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक। अरे बात समझ में यहां तक क्लियर है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे एक भी मिथाइल हटा के अगर इथाइल जोड़ दें, ठीक है ना, इसे मान लो यहाँ पे CH3 ठीक है, तब इस केस में इसका ज्यादा होगा रेट। ठीक है, यहीं पे क्या है तो ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है। क्लोरोबेंजीन है और यहीं पे क्या करें हम लोग CH पे CH3 Cl लगा दें। अब यहाँ Cl बाहर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, रेजोनेंस भी है, प्लस 3 अल्फा H भी है। Cl को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस भी कर रहा है, साथ में 3 अल्फा H है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 अल्फा H है, तब यहाँ पे इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये कंडीशन होगा ना,
तब इस कंडीशन में 3 डिग्री वाले का ज्यादा होगा बेंजालिक से। लेकिन यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर दिए, इसमें चेंज कर दिए चाहे इसमें चेंज कर दिए, तो फिर बेंजालिक वाले का ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब यहाँ पे कि हम लोग कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग क्या पूरा मैकेनिज्म करके लिखेंगे या शॉर्टकट से हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे ये सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे इस पे आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, इसमें दो तरह का सवाल आता है। पहला सवाल यहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ SN1 बताइए, और दूसरा सवाल यहाँ पे होता है कि प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, तो पहला हम सवाल सीख चुके हैं कि रेट ऑफ SN1 कैसे निकालते हैं। अब सेकेंड हम लोग सवाल सीखने जा रहे हैं कौन सा, प्रोडक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे शॉर्टकट तरीका से। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे वहां पे कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। आगे मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ठीक है ना, क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट, चाहे ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अंदर से, प्रोडक्ट बनाना सीख जाए आप लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे राइट प्रोडक्ट, एकदम से सिंपल क्या करना है कि पहले यहां से क्या करना है, Cl को बाहर निकाल देना है। जो भी Cl Br I जो भी है उसको बाहर निकाल क्या बनाना है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेना है। ठीक है ना, जो बन गया वहां पे कार्बोकेटायन, अब उस कार्बोकेटायन में हमें ये चेक करना है कि क्या वो रीअरेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर रीअरेंजमेंट संभव है तो हम लोग वहां पे क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट भी साथ में करवाएंगे। आप जो पढ़े थे ना हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पे क्या कि आप लोग देखे होंगे कि जो लास्ट स्टेप था, निकालिए रिएक्शन, चेक कीजिए वहां पे जो बताया था मैंने मैकेनिज्म, वहां पे चेक कीजिए लास्ट स्टेप में वाटर में से एक H बाहर निकल रहा है। जो यहाँ पे वाटर अटैक किया था सेकेंड स्टेप में, जो वाटर न्यूक्लियोफाइल था वहां पे जो अटैक कर रहा था सेकेंड स्टेप में, और उसमें से क्या बाहर निकला था लास्ट स्टेप में, H+ बाहर निकल गया था। तो मतलब वाटर कौन सा पार्ट जुटा था, OH पार्ट जुटा था। अरे बात समझ में? देखो हम यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर है HOH या अल्कोहल है जो भी है HOCH3, एसिड, यही ना है। तो लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस H को यहां से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और क्या जोड़ते हैं, OH को, OCH3 को, OC डबल बॉन्ड OCH3 को जोड़ते हैं। इतना ही पार्ट हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा पहला स्टेप में सिंपल की Cl जो Br I है उस सबको बाहर निकाल दिए, बना दीजिए कार्बोटाइन। चेक कर लीजिए वहां पे कि क्या वहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज करने वाला है कि नहीं है। करने वाला है तो करवाइए, नहीं करने वाला है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि जो भी वहां पे दिया हुआ है सॉल्वेंट जो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, उसका हमें क्या करना है, H पार्ट हटा के जो बचा हुआ पार्ट है ना उसको इसमें जोड़ देना है, अब प्रोडक्ट लिख देना है। सिंपल, मैं एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए ध्यान से यहाँ पे। जैसे में हम लोग यहाँ फर्स्ट लेते हैं CH3 जो अभी जस्ट दिए थे एग्जांपल Br, और यहाँ पे मैंने लिया क्या, वाटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, Br को बाहर निकालना है, यहाँ पे क्या बना लेना है, कार्बोकेटायन CH3 पॉजिटिव चार्ज। क्या ये रीअरेंज करने वाला है क्या, नहीं ना, छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर में से एक H हटा के क्या बचा, OH। तो यहाँ पे OH को जोड़ के सीधे लिख देना, प्रोडक्ट चार्ज सब खत्म हो जाएगा। OH को बस जोड़ के लिख दीजिए, यहाँ पे बन गया प्रोडक्ट आपका। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो यहीं पे हम लोग क्या ले लेते हैं, CH3OH। तो क्या करना है, H को हटा देना है, बचा क्या, OCH3। तो OCH3 इसमें जोड़ देना है, तो CH3 यहाँ पे क्या करना है, OCH3 को जोड़ देना है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, इस H को हटा देना है, और ये जो बचा हुआ पार्ट इसको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, पहले सिंपल प्रोडक्ट लिखने आपको आया कि नहीं आया, पर देख लीजिए इस चीज को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, चलिए सेकेंड यहां पे लेते हैं हम लोग क्या,
ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, क्या करना है आपको, सिंपल सा, Br को बाहर निकाल के यहाँ पे क्या बनाना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है, बना लीजिए। अब क्या करें हम लोग यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होने वाला है क्या, बिल्कुल होने वाला है, करवाइए। यहाँ पे क्या करें हम लोग, मिथाइल शिफ्ट करवा दें। जैसे यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव, CH पे CH3। अब यहाँ पे वाटर कौन सा पार्ट जोड़े, OH पार्ट जोड़ दें यहाँ पे हम लोग। तो वाटर का यहाँ पे कौन सा पार्ट जोड़ देंगे, OH पार्ट। यहाँ पे क्या बन गया प्रोडक्ट, CH3OH बन गया प्रोडक्ट। हमारी बात समझ में आता है, क्लियर है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए आप लोग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको कि Br को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या बना लिए, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा, मतलब यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है। चेक कीजिए यहाँ पे CH पे पॉजिटिव चार्ज और PH, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये पहले से क्या है, स्टेबल है। यहाँ मिथाइल शिफ्ट करते थे, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे 3 3 6 और एक 7 अल्फा एच आएगा। 7 अल्फा एच है, साथ में यहाँ पे PH का माइनस साइड लग जाएगा। जब यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो चेक कीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवाते हैं, ठीक है ना, तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे, मिथाइल यहाँ पे जा चुका है, यहाँ पे 3 3 6 और एक 7 अल्फा एच है, और साथ में PH से क्या लग जाएगा, दूर है ना, तो माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा। इसलिए जो आफ्टर रीअरेंजमेंट जो बने कार्बोन वो क्या होगा, इसके कंपेयर में अनस्टेबल बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, H को हटा के बचा क्या, OCH2 CH3, इसको जोड़ देंगे यहाँ पे। तो बना क्या प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए ध्यान से, CH3 और CH2CH3। ठीक है, यहां से Br को बाहर निकालें, यहाँ पे क्या बन जाएगा,
CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ये पहले से स्टेबल कार्बोटन है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, CPM कार्बोटन है, सिग्मा रेजोनेंस है। वाटर कौन सा पार्ट? OH पार्ट, H हटा दे वहां से, यहाँ पे क्या बन गया? CH2OH। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए, Cl को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 CH पे पॉजिटिव, सॉरी CH3 और यहाँ पे CH पे पॉजिटिव। चेक कीजिए यहाँ पे कितने अल्फा H हैं? 3 और 1 4 अल्फा H है। क्या यहाँ पे हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करवा दे क्या? हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ अल्फा H गिन लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करवाते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2 यहाँ पे हाइड्राइड भी है, मिथाइल भी है, इथाइल भी है। आपको पता है ना किसका मार्केटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है? हाइड्राइड का, फिर फिनाइल का, फिर अल्काइल का। याद होना चाहिए सब। देखिए ध्यान से, 3 2 5 2 7 अल्फा H हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे? वाटर। वाटर कौन सा पार्ट? OH पार्ट, जोड़ दीजिए, CH3 CH2 COH CH2 CH3 बन गया प्रोडक्ट। देखिए, अरे आप लोग सीखे कि नहीं सीखे इस चीज को? सीख पा रहे हैं ना? सीख पा रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है इसको पढ़ाने में, बताने में, यहाँ पे काफी मेहनत मैं कर रहा हूँ इस चीज के लिए, इसलिए मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या करना है? Cl को बाहर निकालना है, पॉजिटिव बना के रुक जाना है। ठीक है, क्या यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कर दे? क्योंकि ये 2 डिग्री है, और हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा? 3 डिग्री में चला जाएगा। यहाँ पे करते हैं हम हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। चेक कीजिए, पहले कंपेयर में ज्यादा स्लोर बना है। 3 2 5 2 7 अल्फा H। यहाँ पे कितने हैं? 1 और 2, 3 ही अल्फा H है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वाटर कौन सा पार्ट? OH पार्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक इसको नोट कीजिए। क्या करना है? Cl को बाहर निकाल दे, निकाल दिए बाहर। ठीक है, CH3 और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करवाते हैं हम लोग? 5 to 6 4 to 5 ऑटोमेटिकली रिंग एक्सपेंशन। याद है ना? ये कार्बन, ये नंबर 1, ये 2, ये सब इसका अल्टरनेट एटम। याद है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? अल्टरनेट एटम की तरफ बॉन्ड शिफ्ट करता है, और ये अल्टरनेट एटम जाके यहाँ पे क्या करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। याद है ना? ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 मेंबर रिंग बन गया। यहाँ पे कितना मेंबर रिंग बना? यहाँ पे 6 मेंबर रिंग। नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या आ गया? मिथाइल। 2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। चेक कीजिए, यही ना है? 2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आता है ना, हमेशा बताए थे ना कि ये जो पॉजिटिव कहाँ पे आता है? 2 पे, क्योंकि ये बॉन्ड इधर तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और यहाँ पे जो निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों बॉन्ड बना लिया। याद है? बताए थे शॉर्टकट में कि क्या, ये पॉजिटिव को उठा कहाँ पे डाल देना है? 2 के ऊपर डाल देना है। ठीक है ना? और अल्टरनेट एटम और फर्स्ट एटम में क्या बनाना है? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेना है, सिंपल। अब यहाँ पे रुक के चेक करें, क्या यहाँ पे भी कुछ होने वाला है क्या? तो हाँ, बिल्कुल होने वाला है। यहाँ पे हाइड्राइड है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री से यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा? 3 डिग्री में। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसका हाइड्राइड शिफ्ट, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्या है?
CH3OH। कौन सा पार्ट? OCH3 पार्ट। H हटाना है, तीनों में से H हटा के जो पार्ट बच गया उसको जोड़ देना है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OCH3 जोड़ दिए, हो गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसका देखे ध्यान से, यहाँ पे इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ। ये 7 का था, 8 का, चेक कीजिए। Br को बाहर निकाल दे, CH3 यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अल्टरनेट एटम, ये 1 2 और यही ना अल्टरनेट एटम है, इसका बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा और ये जाके यहाँ पे अटैक किया, तो दिक्कत है। यहाँ तक कितना मेंबरिंग? 1 2 3 4 और ये 5 मेंबरिंग, 1 2 3 4 5। तो 1 पे क्या है? यहाँ पे मिथाइल। 2 पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। 3 4 5 पे कुछ नहीं। अब यहाँ पे H, हाइड्राइड शिफ्ट, क्या कर दिया हम यहाँ पे? हाइड्राइड शिफ्ट। 2 डिग्री से कहाँ चला गया? ये 3 डिग्री में। जैसे यहाँ पे किए थे, ये भी क्या था? 2 डिग्री, कहाँ चला गया? 3 डिग्री में चला गया। अब यहाँ पे कुछ होने वाला तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CH3C डबल बॉन्ड OH। H को हटा दे, बचा इतना पार्ट ना, इसको जोड़ देंगे इसमें। बन गया प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आपका रिएक्शन का पार्ट आधा कंप्लीट हो चुका है SN1 का। बस इसमें बचता है थोड़ा सा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन और स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये दोनों टॉपिक कल में पढ़ा के इसको खत्म कर दूंगा। SN1 खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे किसमें? SN2। वो भी एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक या 1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? फिर हम लोग दोनों में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे भरपूर उसका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?